आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के Q2 के रिजल्ट के पहले अगर आपकी कोई पोजीशन है क्या करना चाहिए, मेरा क्या व्यू है उसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है, नीचे दोनों आपको लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। अब अगर हम बात करें टीसीएस का, कल आने वाला है रिजल्ट, यानी 11th को आने वाला रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ अब की बार स्पेशल एक बाईबैक भी टीसीएस लेके आने वाला है। लास्ट ईयर बाईबैक लेके आया था, तब हमने एक वीडियो बना के डाला था कि बाईबैक उतना खास लग नहीं रहा है, प्राइस वाइज खास लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से रिटेल पार्टिसिपेंट हो रहे हैं बाईबैक के अंदर, उस तरीके से अगर देखा जाए तो उतना कुछ खास नहीं लग रहा कि कोई बड़ा आपका एक्सेप्टेंस रेशो आएगा। और अगर आ भी गया तो उसके बाद क्या आपके जो बचे हुए शेयर्स है वो अच्छे प्राइस पे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो ओवरऑल बायबैक में उतना कुछ मज़ा था नहीं, 2-4-5% का कुछ गेन हुआ होगा, तो वो मज़ा नहीं था बायबैक के अंदर। इस बार अगेन टीसीएस का बायबैक आने वाला है एंड रिटेलर्स के मन में थोड़ा सा आपके बाद डर है। इनफैक्ट थोड़ा सा वो कॉशियस हो रहे हैं कि भाई बायबैक में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार उनसे हो चुका है, करके देख लिया, उनको नहीं मज़ा आया, तो इस बार शायद वो थोड़े कॉशियस है। देखेंगे बायबैक का कल डिटेल आने दीजिए, अगर मेरे को इंटरेस्टिंग लगा तो उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, जैसे हमने एल के लिए बायबैक के लिए लेके आए थे, बीएससी के बायबैक के लिए लेके आए थे, बाकी सारी कंपनीज के बायबैक के लिए लेके आए थे। तो वैसे ही अगर मेरे को कुछ लगा इंटरेस्टिंग कि हाँ टीसीएस के अंदर बन रहा है बायबैक के अंदर, खास करके 10-15% का अगर गेन हो तो बायबैक के अंदर अप्लाई करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। 10-15% से नीचे का कोई गेन हो उसके लिए अप्लाई करना, स्पेशली खरीद कर, जिनके पास है उनके लिए तो ठीक रहता है, जिनके पास स्टॉक पड़े हैं डिलीवरी के अंदर उनके लिए एक एडिशनल थोड़ा सा परसेंटेज वैल्यू में गेन हो जाता है। लेकिन जो फ्रेश आर्बिट्राज करने की सोचता है कि मैं अभी खरीद के बायबैक में टेंडर कर दूंगा, तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो कुछ खास होता है। एंड ये भी देखना होगा कि बायबैक टेंडर रूट से आ रहा है कि जो आपका ओपन ऑफर के थ्रू आ रहा है। मेरे हिसाब से अब इंडिया के अंदर टेंडर रूट को शिफ्ट करके थोड़ा ओपन ऑफर पे लेके आना चाहिए बायबैक को, क्योंकि ओपन ऑफर से क्या होता है कि एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और अच्छा फायदा होता है। जो थोड़े स्मार्ट है, जो थोड़ा जानते हैं उनके लिए, जो नए नए हैं जिनको लगेगा कि नहीं टेंडर ऑफर बेस्ट होता है, खरीद लो, कंपनी को दे दो, ऊंचे भाव में शेयर बिक जाएगा, ठीक है, वो भी एक तरीका है। लेकिन उसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट के अंदर, तो वो रेट नहीं मिल पाता, वो वैल्यू नहीं मिल पाती बायबैक के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको जो मिलनी चाहिए। लेकिन वही अगर ओपन ऑफर रहता है, इन्वेस्टर को एक सपोर्ट मिल जाता है कि भाई समझो, अब फॉर एग्जांपल वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा आपको समझना चाहिए कि बायबैक ओपन ऑफर अच्छा है कि टेंडर ऑफर अच्छा है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, एज एन इन्वेस्टर अगर मेरे पास टीसीएस है आज 3300 के रेट पे, 3400 के रेट पे, इन फ्यूचर कल जैसे टीसीएस एक बायबैक लेके आ रही है, टीसीएस बायबैक का प्राइस अनाउंस करती है 4,500 रुपया। अब 4,500 रुपया टेंडर ऑफर करेगी, तो हमारे पास जो शेयर है हम उसको टेंडर करेंगे, उसमें से कुछ शेयर कंपनी रहेगी, बाकी के शेयर हमें रिटर्न कर देगी। लेकिन वही अगर ओपन ऑफर रहता है, एज एन इन्वेस्टर अगर मेरा व्यू है इस कंपनी के अंदर अगले क्वार्टर तक या आने वाले कुछ महीनों के अंदर टीसीएस का प्राइस 3600 से 3900 तक जाना चाहिए, उस केस में अगर ओपन ऑफर रहेगा एंड मैंने 33-3400 पे बाय करके रखा है, तो मेरे लिए एक बेस सेट हो जाता है। बेस सेट इसके लिए होता है कि जब भी कंपनी का प्राइस गिरेगा, ओपन ऑफर मतलब कि कंपनी शेयर होल्डर से शेयर नहीं खरीदेगी, मार्केट में जो शेयर ट्रेड हो रहे हैं उसी में से खरीद लेगी। तो उसमें से कंपनी कब खरीदेगी? कंपनी तभी खरीदना चाहेगी जब उसकी शेयर की वैल्यू गिरेगी। क्यों? तब उसको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ शेयर मिलेंगे। अब कंपनी हमारे जैसे तो है नहीं, लाख 2 लाख का शेयर खरीद रही है, वो खरीदेगी सीधा करोड़ों के अंदर, 1000 करोड़, 2000 करोड़। अब उतने में खरीदेगी नहीं, उनको 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख शेयर मिलेंगे। अब वो कब खरीदना चाहेंगे? अगर 1 रुपया भी नीचे होता है तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, 2 रुपया भी नीचे होता है तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो वो मेजोरिटी शेयर्स तब खरीदना चाहेंगे जब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर हो, थोड़ा सा न्यूज़ कुछ खराब आई हो, जैसे बाहर अगर अभी जो वॉर चल रहा है, इसराइल का जो वॉर चल रहा है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ जाए और मार्केट थोड़ा नीचे चला जाए, एंड मार्केट के साथ साथ टीसीएस का ना तो फंडामेंटल चेंज हो ना कुछ चेंज हो, लेकिन टीसीएस का प्राइस भी नीचे गिर जाए क्योंकि मार्केट में करेक्शन आया है, उस टाइम पे कंपनी खरीदेगी, क्योंकि तो एक सपोर्ट मिल जाएगा नीचे के प्राइस में कि भाई काउंटर ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, एक आपको एक लेवल मिल जाएगा। सेकेंडली, अगर आप ट्रेडर हो तो बायबैक के अंदर टेंडर करने से अच्छा होता है कि अगर आपको एक ओपन ऑफर मिल गया तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सेलर होते हैं वो कुछ पीरियड के लिए, 1 आध 2 महीने के लिए काउंटर से बाहर निकल जाते हैं। जो खास करके, अगर मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ ऑपरेटर्स में जो कहूँगा, बड़े कंपनीज में तो नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कुछ है शॉर्ट सेलर्स जो है जो थोड़ा प्राइस को नीचे कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा मार्केट से बाहर हो जाएंगे 1-2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है अगर जैसी कंपनी का प्राइस नीचे गया, 5%, 6% प्राइस नीचे गया, कंपनी आके ही शेयर खरीद लेगी। तो कहीं ना कहीं
डाउन साइड रिस्क लिमिटेड हो जाती है, तो उस टाइम पे जो ट्रेडर्स है वो पुट राइट कर सकते हैं नीचे का, वो तेजी की पोजीशन नहीं बनाने की जगह खाली अगर पुट भी राइट करे, हेज करके प्रॉपरली अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करे, पुट राइट करे, या अगर आप कैश कवर्ड सिक्योर पुट करो, या अगर आपको स्टॉक कवर्ड सिक्योर पुट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब एक स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो इनफैक्ट आप बायबैक के अंदर टेंडर करने से ज़्यादा अच्छा कमा सकते हो। एफ स्टॉक्स के अंदर अगर बायबैक आता है तो वो एक अच्छा जरिया होता है। तो ओपन ऑफर मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी के ऐसा नहीं है कि शेयर जिसके पास ज़्यादा है उसको ज़्यादा टेंडर करने का ऑप्शन मिल रहा है, या एक पूरा फंड ब्लॉक करने का जगह आप सिंपल एक महीने के लिए, अगर टीसीएस का बायबैक विंडो एक महीने का 2 महीने का है, वो एक महीना 2 महीने के लिए आप नीचे का पुट राइट कर दीजिए। वो पुट क्योंकि आपको पता है कि प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली, ज़्यादा नीचे जाएगी तो कंपनी खुद खरीदने आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर टाइम वाइज अगर करेक्शन भी रहा, टाइम वाइज भी अगर टीसीएस साइडवेज भी रहा, तो भी आपको बेनिफिट हो जाना है। तो ये एक तरीका होता है बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट करने का ओपन ओपन ऑफर की जगह। तो थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा होता है, ट्रेडर्स के लिए भी अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे प्राइस के ऊपर कि भाई होने क्या वाला है, मेरा क्या व्यू है। मेरा व्यू टीसीएस के अंदर बुलिश ही है। लास्ट अगर आप देखोगे 2022 के जुलाई से अगर आप देखोगे एंड अभी तक अगर आप देखोगे तो टीसीएस अगस्त अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट सितंबर तक टीसीएस एक ही प्राइस में था। मतलब एक साल का कंसोलिडेशन था टीसीएस के अंदर, एक जोन बना ली थी टीसीएस ने, नीचे की बाजू 3100 3000 के आसपास, ऊपर के बाजू 3400 3450 के आसपास, ये एक जोन बना ली थी। फाइनली जोन को ब्रेक करके टीसीएस ऊपर जा रहा है। यहाँ पर इन्वेस्टर हो बना रहना चाहिए। फंडामेंटल्स कल आपको पता ही चल जाएंगे थोड़े और इंप्रूव होते कि क्या होते हैं। बाकी रिजल्ट का अगर प्रीव्यू के हिसाब से बात करूं तो रिजल्ट म्यूटेड होंगे। म्यूटेड मतलब जैसा टीसीएस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है वैसा ही टीसीएस के रिजल्ट आने के भी चांसेस है। ज़्यादा कुछ खास आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है अभी के लिए। एंड ऊपर के बाजू अगर मैं बात करूं एज अ ट्रेडर एज एन इन्वेस्टर, पोजिशनल जो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेता है, एक क्वार्टर से अगले क्वार्टर अगले 3 महीने के लिए अगर मैं बात करूं, तो टीसीएस के अंदर टेक्निकली एक ब्रेकआउट आया है। फंडामेंटली कल पता चल जाएगा एंड उसके बाद अगर कुछ ग्लोबली खराब होता है या इंडिया में कुछ खराब होता है एंड उसकी वजह से पूरा मार्केट नीचे आता है तो बात अलग है। वरना टीसीएस के अंदर एक ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है, वो होगा 3330 के आसपास। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से कुछ 200 250 पॉइंट नीचे है, 300 पॉइंट नीचे है, लेकिन हाँ यही एक स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है जो थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए ले रहा है। तो वो यहाँ से शुरू कर सकता है बाइंग करना, 15% 20% आप खरीद ले, फिर और थोड़ा करेक्ट हो तब खरीद ले। तो वैसे वो करना चाहे तो वो कर सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें, इमीडिएटली परसों क्या होने के चांसेस है, तो अगेन परसों के लिए व्यू इज बुलिश ओनली, कोई नेगेटिविटी नहीं है। बायबैक का भी न्यूज आएगा और अगर रिजल्ट थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन को बीट कर गया तो ऑलरेडी एक साल से टीसीएस दबा बैठा है, वो चलने के लिए रेडी है, वो निकल रहा है, अपने जोन से निकल रहा है। जोन से निकलने के बाद एक अच्छा मूव आना चाहिए एंड एटलीस्ट इसी वीक के अंदर अगर टीसीएस 3700 को भी पार कर दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 3700 3720 तक टीसीएस इजीली जा सकता है। तो वेनेसडे को आपको टीसीएस के अंदर एक अच्छा गैप अप मिल सकता है। व्यू इज बुलिश ओनली कि अगर फंडामेंटली मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी रिजल्ट खराब आ गया तो बात अलग हो जाएगी। फिर वापस शायद ये थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, करेक्ट हो जाए। लेकिन बायबैक का सपोर्ट की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर बायस्ड पॉजिटिव साइड का ही होना चाहिए, नेगेटिव साइड का नहीं होना चाहिए। सेकेंडली इतना ज़्यादा कंसोलिडेट करने के बाद अब वो अपने जोन को पार करने की कोशिश कर रहा है, तो जोन को जब वो पार करेगा तो थोड़ा सा व्यू अप साइड आना चाहिए। ऑप्शन राइटर्स जो ऑप्शन में काम करते हैं, बायर्स हो गए या सेलर्स हो गए, तो उनको हेज करके अपनी पोजीशन रखनी चाहिए, हेजिंग के बिना नहीं जाए। एंड इन्वेस्टर्स को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेश कैश में अगर किसी को बाय करना है तो वो इन लेवल्स पे बाय कर सकता है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली होगा 3560 के आसपास। इससे नीचे अगर जाए, जो खाली वेनेसडे थर्सडे के लिए बाय कर रहा है, 1 से 2 दिन के लिए जो ट्रेड ले रहा है, उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 3360 का। उसके नीचे जाए, क्लोज करे, एग्जिट कर जाइए, उसके नीचे फिर हमें काम नहीं करना है। ऊपर के बाजू इमीडिएटली वेनेसडे थर्सडे तक 3700 3720 तक के लेवल्स टीसीएस में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।